कैप्टन अमित कुमार सिंह और आज ये वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीएसएम पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का ध्वजपूत है। INS Chennai, another stellar example of Atmanirbhar Bharat in defense sector. Second ship of the column, INS Chennai, right on your screen, pennant number Delta 65. The third ship of Kolkata class destroyers. INS Chennai, indigenously built at Mazgaon Dockyard in Mumbai. This ship showcases the Atmanirbharta of Indian Navy. 3 Js resounding. We can make out from these visuals and also here the 3J. And INS Chennai is commanded by Captain Sandeep Singh Randhawa, and today he is also the flagship of the Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command, Vice Admiral Ajendra Bahadur Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal and VSM. बंगाल की खाड़ी का ये विहंगम दृश्य, नीला समंदर, लेकिन जितना विहंगम दृश्य उतना ही चुनौतीपूर्ण। और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आईएनएस दिल्ली, पूरी तरह से स्वदेश में डिजाइन किया हुआ भारत में निर्मित पहला डिस्ट्रॉयर पोत था। और पेनेट नंबर डेल्टा 61 आईएनएस दिल्ली अब हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। आईएनएस दिल्ली के कमान अधिकारी हैं कैप्टन गौरव मेहता और आज लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार कमान का ध्वजपोत है ये। और हम जानते हैं नौसेना के कई कमान हैं, जिसमें पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिणी कमान और अंडमान निकोबार कमान। और आईएनएस दिल्ली आज लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार कमान का ध्वजपोत है। राष्ट्रपति महोदय ने सलामी का स्वीकार किया, जवाब दिया और 3 जय के साथ राष्ट्रपति महोदय स्मार्ट सैल्यूट। आईएनएस दिल्ली. INS Delhi with pennant number Delta 61. The ship that was the first destroyer to be entirely designed from scratch and built in India. Another made in India vessel. INS Delhi has recently undergone a major weapon and sensor upgradation, which adds more teeth to her overall combat capabilities or combat potential. Our cameras are also installed on INS Delhi. INS Delhi is commanded by Captain Gaurav Mehta, and today he's the flagship of the Commander-in-Chief, Andaman and Nicobar Command, Lieutenant General Ajay Singh, Ati Vishisht Seva Medal. INS Delhi on your screens. INS. First column had the 22 ships anchored at sea in static display. Second column, we have seen another 11 ships at static display reviewed by the President. And in the third column, now we are witnessing the last 11 ships anchored for the President's review. Indian tricolour fluttering high, leading from the front. Presidential yacht INS Sumitra on your screens. पूरी तरीके से मुस्तैद और सुसज्जित पोत, जिसकी श्रृंखला में प्रेसिडेंट यॉट के सामने से आईएनएस शिवालिक, पेनेट संख्या फॉक्सट्रॉट 47, परियोजना 17 का हिस्सा है। ये स्वदेशी रूप से बनाया गया पहला पोत और मजगांव डॉक्स लिमिटेड में निर्मित स्ट्रेल्थ फ्रिगेट का नाम, इन पोतों के नाम पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखे गए हैं। आईएनएस शिवालिक की कमान अधिकारी हैं कैप्टन सौरभ ठाकुर और आज ये वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का फ्लैगशिप है। आईएनएस शिवालिक, और खास बात आईएनएस शिवालिक की यह है कि न सिर्फ ये मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में इसे स्वदेशी रूप से बनाया गया है, बल्कि इसकी स्टील्थ क्षमता है, ये स्टील्थ फ्रिगेट है। खास बात यह है, स्टील्थ ऐसी तकनीक होती है जो दुश्मन के रडार से, दुश्मन की नजरों से बचते हुए दुश्मन के बेहद नजदीक पहुंचता है और दुश्मन को करारा जवाब देने में सक्षम है। और
आईएनएस शिवालिक पेनेट संख्या फॉक्सट्रॉट 47 परियोजना 17 परियोजना 17 के तहत बनाया गया है। और भारत अब उन देशों में शुमार है जो अपनी नौसेनाओं में जंगी जहाजों का खुद डिजाइन तैयार कर रहा है, उसका निर्माण कर रहा है। और अब हम उस स्तर पर भी पहुंच रहे हैं जहां हमारी नौसेना लगातार सेंसर्स जो अलग अलग हैं उसका भी निर्माण कर रही है। और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आईएनएस सतपुरा पेनेट संख्या फॉक्सट्रॉट 48, ये पोत 3 आयामों में खतरों से निपटने में सक्षम, यानी हवा, सतह और उपसतह और नवीनतम हथियारों, सेंसरों और लड़ाकू प्रबंधन प्रणालियों से सुसज्जित आईएनएस सतपुरा के कमान अधिकारी कैप्टन साकेत खन्ना और ये वाइस एडमिरल मार्केंड ओमिथुल्लो अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, दक्षिण नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ का ध्वज पोत है। On your screens right now, INS Sumitra, the presidential yacht, commanded by Commander Ashish Mittal, INS Sumedha, commanded by Commander Sumit Malik, and INS Savitri by Commander N. Robbie Singh. And a while back, we also saw the second of the 3 Sleeth frigates, INS Satpura, with pennant number Foxtrot 48. The mighty prowess of India's maritime strategic significance on display for the world to watch. This, of course, is an integral part of India's growth story globally. The ships are capable of handling threats in all 3 dimensions, and especially talking about INS Satpura. 3 dimensions meaning air, surface and subsurface, and they're also fitted with latest weaponry, latest sensors and combat management systems. INS Satpura, viewers, is commanded by Captain Saket Khanna, and today is the flagship of the Flag Officer Commanding in Chief, Southern Naval Command, Vice Admiral Markrand Hampioli, Ati Vishisht Seva Medal, Nau Sena Medal. 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू, जिसका आयोजन हो रहा है नौसेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय शहर विशाखापट्टनम में। प्रेसिडेंट यॉट अब आईएनएस सह्याद्री के सामने से गुजरता हुआ पेनेट नंबर फॉक्सट्रॉट 49 भारतीय नौसेना पोत सह्याद्री पोतों के रडार और थर्मल सिग्नेचर्स को कम करके दुश्मन द्वारा पता लगाने से बचने के लिए बनाया गया है। और इसके सफल डिजाइन के कारण भारतीय नौसेना द्वारा इसी श्रेणी में 7 और पोतों को भी बनाया गया है। आईएनएस सह्याद्री के कमान अधिकारी हैं कमांडर मंजीत मोजेस थॉमस, और आज ये रियर एडमिरल संजय भल्ला नौसेना मेडल ध्वज अधिकारी पूर्वी बेड़े का ध्वज पोत है। Pennant number Foxtrot 49, INS Sahyadri, designed to avoid detection by the enemy by reducing the ship's radar and thermal signatures. Some spectacular visuals brought to you live and exclusive from the Bay of Bengal. DD cameras manned by helicopters. And as we stay with the INS Sahyadri, INS Sahyadri is commanded by Captain Manjeet Moses Thomas, and today is also the flagship of the Flag Officer Commanding Eastern Fleet, Rear Admiral Sanjay Bhalla, Nau Sena Medal. और मनभावन दृश्य, और इन मनभावन दृश्यों के पीछे उन चुनौतियों को भी रेखांकित करना बेहद महत्वपूर्ण सकल। एक के बाद एक जो जंगी जहाज हैं वो प्रेसिडेंट यॉट के सामने आते जा रहे हैं, और देश की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद स्मार्ट सैल्यूट का जवाब देते हुए पूरी उत्कंठा के साथ अवलोकन करते हुए देश के नौसेना की सामरिक शक्ति का, जिसमें भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय जहाजरानी निगम और इसके अलावा अन्य जो संस्थाएं हैं उनके पोत भी शामिल, उनके जहाज भी शामिल, साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सागर अन्वेषिका भी आज के इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बना है।
और समुद्र की ये बल खाती लहरें जिन पर विचरण करते नजर आ रहे हैं, देश के पहरेदार के रूप में मौजूद बंगाल की खाड़ी में ये पोत, वो आज के इस 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बन रहे हैं। और अब प्रेसिडेंट यॉर्ट सामने से गुजर रहा है आईएनएस तेग के। आईएनएस तेग जो कि पेनेट नंबर फॉक्सट्रॉट 45 तलवार श्रेणी स्टेल्थ फ्रिगेट का पहला पोत है। कई प्रकार के हथियारों और सेंसर्स के साथ खतरों का मुकाबला करने में सक्षम फ्रिगेट एकीकृत कामवो 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर या कामोव 28 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स को भी ले जा सकता है। भारतीय नौसेना पोत तेग के कमान अधिकारी हैं कैप्टन सुमित सिंह सोधी वीएसएम, और आज ये रियर एडमिरल समीर सक्सेना नौसेना मेडल फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग पश्चिमी बेड़े का ध्वजपोत है। Pennant number Foxtrot 45 is INS Teg. This is the first of the follow on Talwar class Sleeth frigates. And viewers, it is capable of countering threats in all the dimensions with a multitude of weaponry and sensors. And this frigate can carry an integral Kamau 31 air early warning helicopter. INS Teg is commanded by Captain Sumit Singh Sodhi, VSM, and today is the flagship of the Flag Officer Commanding Western Fleet, Rear Admiral Sameer Saxena, नौसेना मेडल। वायु नौसेना को 3 आयामी या कहें त्रि-आयामी सेना के अंग के तौर पे जाना जाता है, और इसका मतलब अगर साधारण शब्दों में समझें तो नौसेना एक ऐसे सैन्य बल है जो न सिर्फ समंदर की सतह पर अपने ऑपरेशंस, अपनी क्षमताओं को अंजाम देती है, बल्कि समंदर के अंदर पनडुब्बियों के माध्यम से और तमाम दूसरे उपकरणों के जरिए भी दुश्मन पर निगाह रखती है, दुश्मन पे हमला करने की क्षमता रखती है। नौसेना का तीसरा आयाम समंदर के ऊपर फैला वो आसमान है जहां वो अपने लड़ाकू जहाजों के जरिए, टोही विमानों के जरिए, और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आईएनएस राणा पेनेट नंबर डेल्टा 52, ये एक निर्देशित मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस राणा भारतीय नौसेना का सबसे पुराने सर्विस डिस्ट्रॉयर पोतों में से एक। आईएनएस राणा के कमानाधिकारी कैप्टन कोदलपुरम श्रीवत्स हैं। आईएनएस राणा एक निर्देशित मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसका मतलब कि ये विध्वंसक के तौर पे इसे विध्वंसक की श्रेणी में है, दुश्मन पे हमला करने में सक्षम निर्देशित मिसाइल, गाइडेड मिसाइल से लैस, यानी दुश्मन को पलक झपकाने का मौका दिए बगैर दुश्मन को नस्ते नाबूद करने की क्षमता रखता है। और आईएनएस राणा सबसे पुराने सर्विंग डिस्ट्रॉयर पोतों में से एक। Pennant number Delta 52 is INS Rana, guided missile destroyer. INS Rana is the oldest serving destroyer of the Indian Navy, commanded by Captain Kodalpuram Srivatsa. And I would like to get in Captain Shyam Kumar here in our discussion, especially the tradition, Captain Kumar, that goes in naming of our naval assets, our ships. Very true, Sakal. Naming of ships have been a old tradition. You have today witnessed Kesari, Ghadial, and then you have witnessed Jyoti. You have the tankers like Aditya, Shakti. These are all support ships or force multiplier for the logistic support, fueling of the ships. Similarly, Rana, Ranjit, Rajput, Ranvijay, Ranveer, thematic names of the warships. Mountain ranges such as you saw today, Satpura, Sayadri, Shivalik, and earlier we had Dunagiri, Himgiri, Nilgiri, Udaygiri. These are the warships. Kamurta, Kachal, and island names. The Navy has been giving names to the warships regarding traditions, customs, and the places of interest. Visakhapatnam, Delhi, Chennai, such names actually give regards to and recognize the major port cities or the different cities of the country. So the Navy has the tradition of naming ships on such various names, themes,
locations and islands. तो भारतीय नौसेना द्वारा अपने जो जहाज हैं, जंगी जहाज हैं या जो पोत हैं, उनको उनके नामकरण की जो गौरवशाली परंपरा है और उसमें जो चीजें समाहित हैं उनके बारे में बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी कैप्टन श्याम कुमार। और आप देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में जहाज एक के बाद एक प्रेसिडेंट यॉट जिनके सामने से गुजर रहा है, उनमें से कुछ जहाजों पर दूरदर्शन ने खास तौर पर कैमराज इंस्टॉल किए हैं ताकि न केवल प्रेसिडेंट यॉट से बल्कि उन जहाजों से भी आप तक दृश्य पहुंच सकें। अगली पंक्ति का अंतिम पोत भारतीय नौसेना पोत जलाश्व है। पेनेट नंबर लीमा 41 के साथ आगे बढ़ता हुआ जलाश्व एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है जिस पर UH-3H हेलीकॉप्टर है जिसका उपयोग समुद्री संचालन के लिए किया जाता है। और खास बात, कोविड महामारी के दौरान ये जहाज राहत और बचाव कार्यों में प्रशंसनीय भूमिका के लिए सराहा गया है। भारतीय नौसेना पोत जलाश्व के कमान अधिकारी हैं कैप्टन PSS उदय किरण। मिशन सागर और ऑपरेशन समुद्र सेतु में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। INS Jalashwa, commanded by Captain PSS Uday Kiran. This is, viewers, on your screen, the last ship of the fourth column, INS Jalashwa. Bennett number Lima 41 is a landing platform dock. INS Jalashwa houses integral seeking UH-3H helicopters which are utilized for maritime operations, and the ship has played, it is very significant to mention here, a stellar role, an outstanding role in rendering humanitarian assistance and medical relief during COVID-19 pandemic across the country, as also part of the mission Sagar and Operation Samudra Setu, which went beyond our national boundaries. INS Jalashwa on your screens, commanded by Captain PSS Uday Kiran. INS जलाश्व के बाद अब हम इंतजार कर रहे हैं उस रोमांच से भरे प्रदर्शन का जो हॉक विमानों के जरिए आपके सामने होगा। फिलहाल आपके सामने ये प्रेसिडेंट यॉट का ये खूबसूरत दृश्य, प्रेसिडेंट यॉट यानी INS सुमित्रा और INS सुमेधा आज और INS सावित्री आज प्रेसिडेंट के जहाजों की पंक्ति का कॉलम का हिस्सा। और ये तो तस्वीरें हैं INS जलाश्व से आप तक पहुंच रही हैं जहां विशेष तौर पर दूरदर्शन ने कैमरों की तैनाती की है और राष्ट्रपति महोदय को 3 जय की सलामी। बेहद खास मौका उन नौसैनिकों के लिए भी जिन्हें इस पूरी कवायद में हिस्सा लेने का मौका मिला, फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बनने का मौका मिला। बेहद गौरवमय क्षण। राष्ट्रपति महोदय, सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर आज स्वयं यहां उपस्थित बंगाल की खाड़ी में, और यह मौका पूरे अगर नौसैनिक इतिहास में देखें तो सिर्फ 12वां मौका। और विशाखापट्टनम में इस बंगाल की खाड़ी के तट पर 3रा मौका। पिछली बार 2016 में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में वो मौका मिला था जब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हिस्सा बने थे। और अब हॉक डेमो, ये तस्वीरें आप तक पहुंचते हुए 2 हॉक्स विमान आपके सामने होंगे वाइपर फॉर्मेशन में। Now let's start gazing ahead towards the sky, where as we speak you will see at least 3 Hawk advancing jet trainer aircraft in an arrowhead formation performing the maneuvers like bombers, and they're flying at knots of airspeed over the presidential yacht. Some spectacular visuals from DD cameras live on your screens. These Hawks belong to Indian Naval Air Squadron. These Hawks belong to Indian Naval Air Squadron, around 551, the East Coast Fighters, also known as Phantoms. फिलहाल ये तस्वीरें
we will witness a third hawk performing a flyby, thereby breaking right and rejoining the hawk formation. Ladies and gentlemen, the hawk to your left. Please give a round of applause, ladies and gentlemen. A big round of applause. Indian Navy, ladies and gentlemen, is one of the few navies in the world to have a dedicated aviation arm. The exponential growth of the fleet arm from 10 amphibian aircraft in 1953 into a modern, potent force is testimony to the Navy's aspirations and resolve in developing this arm. The Indian naval aviation is set to propel itself into the major league of tomorrow's navies and operate in sync with the envisaged growth of the Navy and the challenges it must face in the future. Ladies and gentlemen, look ahead at those dots. We shall now witness the naval air prowess as we commence with the fly past, which shall be led by Flag Officer, Naval Aviation Rear Admiral Philippos J. Painamutil, Ativishi Seva Medal, Nausena Medal, and the helicopter is co-piloted by Commander Pranay Kumar Pandey, Flight Commander of 321 Flight. Focus your eyes right ahead as those emerging dots in the sky, barely 200 feet above the water, see the Chetak aircraft of the Indian Navy initiating their fly past. You would notice the Chetak helicopters of the Indian Navy elegantly displaying the national flag and the naval ensign as an aerial salute to the Supreme Commander. The Chetak. Coming up next are 6 Chetak helicopters from the 321 flight in a diamond formation. The squadron specializes search and rescue missions, commanded by Commander Amar Deepak Bulusu. अभी आपके सामने आने वाले हैं गार्जियंस अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर। यह बहुआयामी हेलीकॉप्टर एक भारतीय रचना पर आधारित एवं भारत में निर्मित है। देवियों और सज्जनों, देखिए 3 ध्रुव एरोहेड फॉर्मेशन में कैप्टन अजय यादव के नेतृत्व में आपके बाईं ओर Now coming in arrowhead formation, Mark III helicopters, the Lancers led by Commander S.S. Dash. अब आ रहे हैं सीकिंग यूएच सारस। ये 3 सारस एरोहेड फॉर्मेशन में कमांडर हरदीप सिंह, कमान अधिकारी 350 स्क्वाड्रन के नेतृत्व में संचालित हैं।
Ladies and gentlemen, the twin-engine Sea King 42, 4 such helicopters in a diamond formation, often called the flying frigates. Coming up now, led by Commander Sumit Kumar Gupta, Commanding Officer 330 Squadron. Sea King helicopters of the Indian Navy. अब आ रहे हैं कमाओ 2831 ईगल हेलीकॉप्टर्स। ये 3 ईगल्स एरोहेड फॉर्मेशन में कमांडर हरिचरण के नेतृत्व में आपके बाईं तरफ दिखाई देंगे। In diamond formation are the Dorniers. Ladies and gentlemen, Dorniers in diamond formation led by Captain P. Ratish, Commanding Officer of the 311 Squadron. Ladies and gentlemen, coming up next are the 3 Iron Dorniers of the 550 Squadron from INS Garuda in an arrowhead formation. INS Garuda is the premier training establishment for naval aviators undergoing conversion for maritime reconnaissance operations. The formation is commanded by Captain Arjun Menon. अब हैं भारतीय नौसेना के डॉर्नियर सी ईगल्स। अभी आप 2 सी ईगल्स को जो 313 स्क्वाड्रन से जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर कुणाल डे, आपकी बाईं ओर देखेंगे। अब आ रहे हैं कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर्स रक्षक, और आज यह 4 रक्षक डायमंड फॉर्मेशन में दिखाई देंगे, जिसके कमान है कमांडेंट जयंत नारायण थोराट के हाथों में। Is the maritime patrol aircraft equipped with multiple sensors and weapons. The I-38C 315 Squadron, the wing battalions commanded
12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू विशाखापट्टनम शहर जिसकी मेजबानी कर रहा है और अब अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है ये फ्लीट रिव्यू। हेलीकॉप्टर से ये विशेष दृश्य, विहंगम दृश्य बंगाल की खाड़ी के आप तक पहुंच रहे हैं। एक के बाद एक जो पोत हैं प्रेसिडेंट यॉट उनके सामने से गुजरता हुआ, और हमने शुरुआत में देखा एक के बाद एक जो जंगी जहाज हैं जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हैं उनका आगमन होता रहा। और डेक पर मौजूद जो कैडेट्स हैं उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को स्मार्ट सैल्यूट पेश किया और समय फ्लाई पास्ट में फॉर्मेशन अल्बाट्रॉस वायु विचरण करते हुए ये उन्नत विमान जो कि हमारे देश की नौसेना की जो वायु शक्ति है उसका प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो प्रेसिडेंट यॉट है आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस सुमेधा उसके ठीक पीछे, और उसके पीछे आईएनएस सावित्री, वहां पर न केवल माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उपस्थित हैं, साथ ही अन्य विशिष्ट अतिथिगण भी मौजूद इस फ्लाई पास्ट का अवलोकन करते हुए, वायु विचरण करते हुए फॉर्मेशन फैंटम। अब हैं ब्लैक पैंथर्स मिग 29, 6 मिग डायमंड फॉर्मेशन में कैप्टन शिवांकर सिंह सांब्याल के संचालन में आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। Ladies and gentlemen, we now approach the mobile submarine column. देवियों सज्जनों, अब हम पनडुब्बी श्रृंखला की ओर बढ़ रहे हैं। बारहवां फ्लीट रिव्यू अपने उरूज पर, और हम गवाह बने उस रोमांचक दृश्यों के। और अब रोमांच का एक और दौर। आईएनएस वेला भारतीय नौसेना में शामिल कमीशन किया हुआ नवीनतम पनडुब्बियों में से एक स्कॉर्पियन क्लास का ये पनडुब्बी आईएनएस वेला। और आईएनएस वेला भारतीय नौसेना की नवीनतम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है जो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीनों की श्रृंखला में है। समुद्री गोताखोरी की विशेषता रखते हुए इस पनडुब्बी की गिनती समूचे विश्व में होती है। खास बात यह है कि इसकी स्टील्थ क्षमता, यानी इसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकते, इस तरह की तमाम तरह के डिजाइन इसमें शामिल हैं, तमाम तरह की खूबियां इसमें शामिल हैं। आईएनएस वेला का नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अनीश मैथ्यू। आईएनएस वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, फ्रेंच डिजाइन, लेकिन इसका निर्माण मुंबई के मशगांव डॉकयार्ड में किया गया है। कलवरी श्रेणी की सबसे पहली पनडुब्बी साल 2017 में इंडक्ट की गई थी, आईएनएस कलवरी। और खास बात यह है कि आईएनएस कलवरी भारतीय नौसेना के सबमरीन आर्म्स की पहली पनडुब्बी थी जो साल 1967 में भारतीय नौसेना का हिस्सा बनी थी। On your screens, mobile submarine column. The first submarine in the mobile column is INS Vela. We saw that a while back. Right now you can see presidential yacht INS Sumitra. INS Vela is a recently inducted and made in India Kalvari class submarine. And as we're getting you these live visuals of the 12th President's Fleet Review, fleet reviews have been traditionally held on the western seaboard of India, but
IFR 2016, that was the last edition, was a massive show of strength, and this is only getting bigger from there. Fleet reviews. This edition is witnessing the participation by ships, submarines, aircrafts, to emphasize actually, OP, the three-dimensional nature of Indian Navy, Indian Coast Guard, and we must also tell our viewers the government research vessels and Indian-owned or flagged merchant ships are also on display, paying respects to the Supreme Commander of Armed Forces, the Honorable President of India. In fact, independent India witnessed its first fleet review, and since then the ceremonial event has only grown in stature and moved from strength to strength. Special Operations Unit on the Eastern Seaboard, which is the designated airborne hub of the Indian Navy. The unit is mandated to conduct special operations utilizing airborne insertion techniques over land and in water in a precise manner. In this particular evolution, a prahar is being inserted over a designated drop zone with the required combat equipment and would then swim to the target beach and subsequently over the hinterland to conduct operations. In today's jump, we will witness 6 Marine Commandos led by Lieutenant Commander Shakti Singh jumping out of the Indian Navy's integral Paradonia from a height of 6,000 feet. The Marine Commando shall land in close proximity to this presidential yacht in a sequential manner, displaying the immaculate skill required to carry out precise landings. The 6 commandos led by Lieutenant Commander Shakti Singh are Davinder, POCD, followed by Amresh, Lieutenant Commander Mrityunjay Kumar, Anup Singh, POCD, and finally Puran Singh, POCD. And there we see our first jumper has landed in water and the second one is about to follow. There we see POCD Amresh landing in water. And a third para jumper, Lieutenant Commander Mrityunjay Kumar. Followed very, very closely by Anup Singh, POCD. And finally, Puran Singh, POCD. Ladies and gentlemen, please give them a big round of applause. Ladies and gentlemen, we are now proceeding towards the mobile column, which will comprise 4 waterjet fast attack craft.
Azadi Ka Amrit Mahotsav, an initiative of the Government of India to commemorate 75 glorious years of progressive India and its rich history, diverse population, magnificent culture, and great achievements was set in motion on the 12th of March 2021, which started a 75-week countdown to our 75th anniversary of independence and will end post a year on the 15th of August 2023. Swarnim Vijay Varsh is another initiative of the Government of India to commemorate the 50th anniversary of India's victory in the 1971 war. The Swarnim Vijay Varsh celebrations began by the lighting of the victory flame on the 16th of December 2020. The victory flame was lit from the eternal flame of the National War Memorial, signifying the bravery of the soldiers of the war. Since then, the victory flame has travelled across the length and breadth of India, and a large number of commemorative events were conducted during the journey. आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 साल और इनके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास मनाने के लिए है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के बारे में प्रगतिशील सभी चीजों का एक अवतार है। आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई, जब हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75वें सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू की और 15 अगस्त 2023 को एक वर्ष के बाद समाप्त होगी। Ladies and gentlemen, this is a precautionary announcement for all of you. Because of the very heavy winds, you are requested not to go towards the edge of the ship. रोमांच के ये क्षण निश्चित तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी शिराओं में, हमारी धमनियों में रक्त के प्रवाह को उसने बढ़ा दिया होगा और हमारे नौसैन्य शक्ति को निश्चित तौर पर उस पर भरोसा और बढ़ गया। और शायद इसीलिए ये कहना होगा, नौसैनिक तुझे नमन, ओ सागर के शूर शुभ्रताधारी प्रहरी, तुझे नमन, हे नौसैनिक तुझे नमन। आदित्य सिंधु का भरता तुझ में धीर, अदम्य उम्मीद किरण, सागर की वो अडिग शिलाएं कंपित होती तेरी हुंकारों से। सुनाती पवन वीर गाथा तेरी, सुरभित तुझ में ही वतन चमन। वीर सैनिक तुझे नमन, हे नौसैनिक तुझे नमन। To be secure on land, we must be supreme at sea. Quoting one of the former prime ministers, and Indian Navy, Indian Coast Guard, our entire maritime strength continues to not only live this quote, but also the fleet review that you see on your screen, the 12th edition of the President's Fleet Review. It's worth mentioning here, OP and Shivendra, this symbolizes their loyalty, their allegiance to the nation, protecting the sovereign boundaries of the nation, sovereign waters of the nation, and also to strengthen bonds between the sailors and the state. Post-independence, the newly formed Indian Navy undertook several major changes. The changes were seen both in structure and also on operational front. It also reinstituted the maritime tradition of reviewing the composite fleet by the Supreme Commander of the Armed Forces. And once again to recall, as we see the Indian tricolour fluttering high, leading from the front from INS Sumitra. And now let's shift our focus to some more vessels on your screen as you watch the live and uninterrupted broadcast of 12th President's Fleet Review.
So, just to tell our viewers, the fleet reviews in India have been traditionally held in the Western Seaboard, but post-2016 it changed. 2016 was a massive show of strength on the East Coast, and now this being the 12th edition, only growing. इस पंक्ति में अब है भारतीय नौसेना पोत बत्तीमाल पेनेंट नंबर टैंगो 67 के कमान अधिकारी हैं कमांडर संतोष कुमार ठाकुर। The third ship in the mobile column coming ahead is INS Bangaram with pennant number Tango 65, commanded by Commander Guru Prasad Patil. चौथा पोत पेनेंट नंबर टैंगो 68 भारतीय नौसेना पोत बराटांग है। भारतीय नौसेना पोत बराटांग के कमान अधिकारी हैं कमांडर अनूप सिंह रावत। बारहवां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर, जिसके तहत अब से कुछ ही क्षणों पहले हमने देखा कि 4 जो पोत थे वो प्रेसिडेंट यॉर्ट उनके सामने से गुजरा, और चौथा जो जलियान आईएनएस बारातंग था जिसके कमान अधिकारी थे कमांडर अनूप सिंह रावत। और ये हल्के सशस्त्र जलियान भारत की तटीय सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। किसी ने कहा है तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यही भावना आज सभी नौसैनिकों के मन में परिलक्षित हो रही है इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के दौरान, जब उन्होंने देश की सर्वोच्च सेनाओं के सशस्त्र कमांडर सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को स्मार्ट सैल्यूट किया, 3 जय के साथ उनका अभिवादन किया। प्रथम पंक्ति में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उपस्थित। राष्ट्रपति महोदय जो कि जिनके कार्यकाल में 5 वर्ष के कार्यकाल में एक बार ये सुअवसर आता है, स्वर्णिम मौका आता है जबकि प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन होता है, और हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में ये परंपरा आज बड़े गौरव, गर्व और बड़े आकर्षक तरीके से निभाई जा रही है विशाखापट्टनम में, जो कि नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है। प्रधानमंत्री के शब्दों में अगर कहें तो ये आजादी का अमृतकाल है, और आजादी के अमृत महोत्सव के बाद आजादी के अमृतकाल, जहां उम्मीद यही है, संकल्प और सिद्धि का पूरा सफर यही है कि हम कुछ नया लिखें, हम एक नया इतिहास, नया भविष्य लिखें। नौसेना अपनी पूरी गरिमामय इतिहास के बाद नया इतिहास लिखने को तत्पर दिखती है। नौसेना जिसने आज यह हमारे सामने रखा कि जितना गौरवमय इतिहास और वर्तमान हमारी सैन्य बलों का है, भविष्य उतना ही गौरवमय होगा। और इसी भरोसे को एक बार फिर से आज इस फ्लीट रिव्यू के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। मुझे याद आता है 75 वर्षों का
नौसेना का वो गौरवमय इतिहास जो हमें उत्साहित करता है। नौसेना का वो गौरवमय इतिहास जो 75 वर्षों का सफर तय कर चुका है, जहां हम शुरुआत में ही आजादी के तुरंत बाद हमें युद्ध का सामना करना पड़ा, जहां हमारी नौसेना का पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही थी। हमने दुश्मन को न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि अपनी क्षमताओं को दिन ब दिन आगे बढ़ाते रहे। हमें याद आता है 1965 का वो भारत पाक युद्ध, जहां पे भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त कर दिया। हमें याद रखना होगा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का और उस दौरान ऑपरेशन ट्राइडन, जिसने कराची बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया, नेस्ते नाबूद कर दिया। और उस वक्त जो पूर्वी पाकिस्तान है, वहां इस तरह की ब्लॉकेड की, इस तरह से घेराबंदी हमारे नौसेना ने की कि पाकिस्तानी सेना टस से मस न हो सकी, आपूर्ति श्रृंखला नष्ट हो गया और नतीजा 16 दिसंबर 1971 को हमने एक अभूतपूर्व विजय हासिल की। हमारे सैन्य बलों ने भूगोल बदल डाला दुनिया का, और उस स्थिति को, उस जीत को, उस महाजीत का आज हम जश्न मना रहे हैं स्वर्णिम विजय दिवस के तौर पर। और आज नौसेना अपने उस गर्व को याद रखती है। हमें याद आता है कारगिल युद्ध 1999 का, जहां ऑपरेशन तलवार के जरिए हमारी नौसेना ने एक बार फिर से उसी इतिहास को दोहराया और जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Viewers, we have crossed the last ship in President's Fleet Review 2022, and shortly the Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind, will be addressing the fleet. And we once again take this opportunity to recall Indian Navy's glorious past, its legacy. Post-independence, the newly formed Indian Navy undertook several major changes, several major challenges as well, which were seen both in structure and also on the operational front. It then reinstituted the maritime tradition of reviewing the composite fleet by the Supreme Commander of the Armed Forces, that's the President of India. The maiden review of the Indian composite fleet was taken by our first Honorable President, Dr. Rajendra Prasad, on 10th October 1953. Dr. Rajendra Prasad on 10th October 1953, and since then our maritime strength has never ever looked back. Something which started with the review of total of 30 ships and 6 aircrafts. They were reviewed in a display of might by the nascent Indian Army then. And as we bring to you the live visuals of the 12th review by the Honorable President of India, it's worth mentioning here that this is the third time that a review is being conducted on the east coast of India, here in Visakhapatnam, with the last edition being the 2016 International Fleet Review. It's history in making, multitude of significance attached to the event, and we all are part of this history in making. In this edition, the President reviewed almost 60 vessels, included more than 50 aircrafts. And this being the 12th Fleet Review also has a special significance, dear viewers, as it is also being conducted on the occasion of the 75th anniversary of India's independence, being celebrated across the nation as Azadi Ka Amrit Mahotsav. The Supreme Commander of the Armed Forces reviewed the naval fleet, comprising over 60 ships and submarines and 55 aircrafts.
INS Sumitra also, we saw how it sailed through 44 ships lined up at an anchorage of Visakhapatnam. We saw the combination of ships from Indian Navy as well as Indian Coast Guard, from SCI and Ministry of Earth Sciences participating in this mega event. निश्चित तौर पर आज का दिन इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अध्याय के तौर पर दर्ज किया जाएगा और इसके अपने कई मायने हैं। हमने दीदार किया, हमने उन क्षमताओं को देखा, चाहे वो आईएनएस विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर हो, चाहे वो आईएनएस वेला पनडुब्बी हो, चाहे वो आईएनएस दिल्ली हो, आईएनएस सुजाता, आईएनएस कमोता हो। इनका नाम बार बार हमारे जुबान पर आता है क्योंकि ये नौसेना की क्षमताओं को सिर्फ नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने युद्धपोतों का निर्माण खुद अपनी क्षमता के बल पर कर रहे हैं और इस क्षमता तक पहुंचने में हमें एक लंबा वक्त लगा है, लेकिन अब हम बिल्कुल तैयार हैं। और आज जैसा कि आईएनएस विशाखापट्टनम हमारे नवीनतम डिस्ट्रॉयर में से एक है, जिसे पिछले साल ही नौसेना में कमीशन किया गया, उसमें ये क्षमताएं हैं जिसमें हमने देखा 75% से ज्यादा तमाम सामग्री स्वदेशी है जो हमारी क्षमताओं को सामने रखती है। आज हम अपने बल पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। आईएनएस वेला उसका एक उदाहरण जिसका दीदार भी हमने किया, पूरी दुनिया ने किया। We also saw the Honorable President reviewing the Indian Naval Air Arm in a display of spectacular flypast by several helicopters and fixed-wing aircraft. In the final stage of the review, we saw how a mobile column of warships and submarines steamed past the presidential yacht. Rare display also showcased the latest acquisitions of the Indian Navy. Furthermore, several enthralling waterfront activities that you saw live on your screens a while back, including parade of sails, colorful sails. We saw search and rescue operations, live demonstrations at seafront. We also saw aerobatics by our Hawk aircrafts and water para jumps by the elite Marine Commandos. All that brought to you live and exclusively by Doordarshan cameras, spread across Bay of Bengal on vantage positions, which also included 5 ships, hilltops, and much more. दूरदर्शन देश के लोक प्रसारक की भूमिका में सदैव तत्पर रहा है, मुस्तैद रहा है और आज का दिन 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का मौका बंगाल की खाड़ी में नए आयाम स्थापित करता हुआ, अगर हम इस महाआयोजन के आप तक दृश्य पहुंचाने और सुचारू प्रसारण की बात करें तो, और 5 जो जहाज हैं उन पर खास तौर पर कैमरे लगाए गए, आईएनएस ज्योति, आईएनएस निरूपक, आईएनएस कमोर्ता, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस जलाश्व पर, जहां से न केवल प्रेसिडेंट यॉट के दृश्य आपको दिख रहे थे, बल्कि प्रेसिडेंट यॉट पर जो कैमरे लगाए गए थे उनसे उन सभी पोतों का अवलोकन माननीय राष्ट्रपति महोदय कर रहे थे, जिन पर डेक पर कैडेट मौजूद थे और जो पूरे गौरव के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय को 3 जय के साथ, जय घोष के साथ उनका अभिवादन कर रहे थे। और माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कभी मुस्कुराकर, कभी गर्व के साथ, गौरव के साथ उनके स्मार्ट सैल्यूट का जवाब दिया। और निश्चित तौर पर एक बहुत ही गौरवशाली अवसर है भारतीय नौसेना के लिए। और अगर हम कुछ कवि के शब्दों में उसे व्यक्त करें तो कहा जा सकता है कि कुछ नशा देश की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है, नशा ये हिंदुस्तान के अवाम का है। तो ये है मौका 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का, जो हमारी रगों में रक्त के संचार को तीव्र कर देता है और देश प्रेम की भावना को चरमोत्कर्ष पर ले जाने में सहायक है। आईएनएस सुमित्रा अपने गंतव्य स्थल की ओर अग्रसर है और हम उसके ठीक आगे देख सकते हैं प्रेसिडेंशियल कॉलम में T-39, T-40 तीव्र हमलावर पोत, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सौरभ कुमार और लेफ्टिनेंट चिन्मय अविनाश कुलकर्णी। आईएनएस सुमित्रा की कमान संभाली है कमांडर आशीष मित्तल ने। INS Sumitra presidential yacht on your screens
indigenously designed naval offshore petrol vessel built at Goa shipyard, commissioned in 2014. Accomplishing several successful missions in her service life, and the most notable worth mentioning anti-piracy patrol in Gulf of Aden in 2015, wherein she was diverted for Operation Rahat. Operation Rahat, a non-combatant evacuation operation in war-torn Yemen. INS Sumitra is presently commanded by Commander Ashish Mittal. INS Sumitra is also, as we see, is being led by fast attack craft Tango T-39 and T-40, followed by Indian naval ships Sumedha and Savitri, all of which are offshore petrol vessels like INS Sumitra. Together on your screens, they form the presidential column. ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय फ्लीट रिव्यू के बाद अब डॉकिंग के लिए नौसेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय तक पहुंचते हुए। और खास बात यह है कि जब आप शिवेंद्र और सकल जब आप नौसेना के पूर्वी कमान का दौरा करेंगे, देखेंगे, तो एक जो पंक्ति है वो बार बार आपकी नजरों से गुजरती है। वो पंक्ति है हर काम देश के नाम, यानी पूरा समर्पण देश की सुरक्षा के लिए। और शायद इसीलिए मैं ये पंक्तियां जरूर दोहराना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। और आप ये तस्वीरें देखिए, बेहद मनमोहक तस्वीरें। एक साथ मंदिर, मस्जिद और चर्च आपको दिखेंगे। भारत के सर्वधर्म समभाव की जीती जागती मिसाल। और वो इसलिए खास है क्योंकि हमारे सैन्य बल भी हमारे सर्वधर्म समभाव की जीती जागती मिसाल हैं पूरी दुनिया में। और हमारे भौगोलिक परिदृश्य, हमारे जो तमाम विशाखापट्टनम में स्थित जो तमाम इमारतें हैं, जो पूजा स्थल हैं, आराधना के स्थल हैं, वो भी इसी बात को सामने रखते हुए। और सामने आप देख रहे हैं HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का वो तमाम स्ट्रक्चर्स, वो तमाम ढांचे जहां पे नौसेना की शक्ति का एक तरह से निर्माण होता है, युद्धपोतों का निर्माण होता है, वाणिज्यिक पोतों का निर्माण होता है। मैं कुछ पंक्तियां जरूर ऐसे मौकों पे गर्व से भरी जो पंक्तियां, जो कार्य, जो गतिविधियां हमने देखी हैं, जिसको परिभाषित करती हैं। ये पंक्तियां कहती हैं कि जान को जो देश पर कुर्बान किए जाते हैं, मिट्टी पर जो अपने अभिमान किए जाते हैं, मां है ये मेरी, इसे छू ना पाए कोई भी। मां को देकर खून मां का मान किए जाते हैं। चीर के देखो हर एक सीने में एक ही रंग है, जिंदगी हिंदुस्तान के नाम किए जाते हैं। और शायद इसलिए नौसेना कहती है हर काम देश के नाम। Har Kaam Desh Ke Naam. And OP and Shivendra and Captain Shyam Kumar, there seems to be absolutely no doubt that the 21st century is the and will be the century of the seas for India, and that the seas will remain a key enabler in her global resurgence. And this is the history in making, the story of India's growth and growth, its global resurgence, especially in the context of strategic maritime might and prowess. As we speak, for this, the Indian Navy remains all-time combat ready, credible, cohesive, and future-proof force. In fact, as I also get in some remarks by Captain Shyam, we have seen the last decade how it has witnessed India's dependence and reliance on her maritime environment, which we have seen expanding substantially as her economic, military, and technological strength has grown multifold. Her global interactions have widened, and her national security imperatives and maritime security interests have stretched gradually beyond the Indian Ocean region. And what we see on our screens, viewers of Doordarshan, is the live example of India's maritime strategic might. The maritime strength of the country is backed up by the port trusts, the shipbuilding strength, and today we are proud to display the might of shipbuilding capabilities of the country. Sumitra, Sumedha, Savitri, Visakhapatnam, Sayadri, Satpura, Shivalik, corvettes,
LSTs, tankers, and the aircraft carrier in making at Cochin Shipyard Limited, the Hindustan Shipyard Limited, the Mazagon Dock Limited, GRSC, all this is backing up the strength of the maritime capabilities of the country. The Indian Navy today, more than 150 vessels, 300 aircraft, and 67,000 plus active personnel is gearing up to take challenges at far-flung areas at sea. Indian Ocean is being visited by many navies. The Indian Navy, with its diplomatic reach and the concern for the security of the islands and the choke points, strategic areas of interest, is day by day growing for taking a posture which will be befitting our interests tomorrow. The exercise Malabar, the exercise Milan, which is going to take place at Visakhapatnam just 2 to 3 days from now, are all indicative of these developments. Today, we see Navy operating in the sea lift capabilities. We see projection capabilities. We see it as a HADR, disaster relief operations in areas of interests, and nuclear deterrence as the third strike capability or nuclear trident. So we have grown from strength to strength, and I think today the nation has seen the might of the maritime strength of the country in terms of Indian Navy, the Shipping Corporation of India, the Coast Guard ships, and the strength of ports, harbors, and the shipbuilding industries. भारतीय नौसेना जिसने 75 वर्षों का जो समय रहा है उसमें तमाम नए आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वो युद्ध के समय की स्थिति हो या युद्ध से परे की स्थिति हो, चाहे वो राहत या बचाव अभियान हो, या फिर अगर आधुनिकीकरण की बात की जाए और उसमें स्वदेशीकरण का समावेश हो, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, उसे मूर्त रूप देने की बात हो, भारतीय नौसेना ने हमेशा ही सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अग्रणी भूमिका निभाई है। विशाखापट्टनम जो कि मेजबानी कर रहा है 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू की, ये बेड़ा समीक्षा प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अब अपने अंतिम चरण में, पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां और दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र, और अब इस समय स्थल सीमा जो है इस शिप की, प्रेसिडेंशियल कॉलम की, उसकी ओर बढ़ रहा है INS सुमित्रा। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज का जो नेवी का, नौसेना के जंगी जहाजों का जो प्रदर्शन था, भारतीय जहाजरानी निगम के जहाजों का जो प्रदर्शन था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जहाज उसमें शामिल थे, भारतीय तटरक्षक बल जो कि कोस्ट गार्ड एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में, उसके उन्नत जहाजों का भी प्रदर्शन आज इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में शामिल रहा है। हिंदुस्तान शिपयार्ड और विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, अगर कहा जाए दो नगीने हैं विशाखापट्टनम में तो गलत नहीं होगा। पूर्वी तट पर सबसे प्राचीन शिपयार्ड है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, और साथ ही विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अगर आर्थिक दृष्टि से भी बात की जाए, और इंडियन मैरीटाइम जोन में जो भूमिका निभाता है ये बंदरगाह, वो न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामरिक दृष्टि से भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका कही जा सकती है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 1941 में सिंधिया स्टीम और नेविगेशन कंपनी के अंश के रूप में परिचालित हुआ था और आज सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, और उसी तरीके से विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। INS सावित्री शान से आगे बढ़ता हुआ प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का अंग बनते हुए आज बहुत ही शानदार अंदाज में जिसका परिचालन हुआ, और प्रेसिडेंट यॉट ने एक के बाद एक जो पोत तैनात थे
समुद्र में स्टैटिक शिप्स उनको पार किया और परंपरागत अंदाज में इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। अब से थोड़ी देर पहले वो मौका भी था इस फ्लीट रिव्यू का जब राष्ट्रपति महोदय ने अपना संबोधन किया और एक बार फिर से वो भरोसा मजबूत हुआ हमारे सैन्य बलों पर और एक बार फिर से भविष्य की चुनौतियों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री के शब्दों में आजादी का अमृतकाल कहते हैं, यानी आज से 25 वर्षों बाद भारत कहां होगा, किन परिस्थितियों में होगा, क्या हम अपनी क्षमताओं का पूरा दोहन कर सकेंगे और भारत एक विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकेगा, जहां दुनिया भारत की तरफ आज देख रही है और इस अमृतकाल में हम अपने तमाम क्षमताओं को नए स्तर पर ले जाएंगे। इसलिए आज का फ्लीट रिव्यू इतिहास का वो हिस्सा जो हमारे गौरव के इन पलों को बढ़ाता है, हमारी शिराओं में, हमारी धमनियों में गौरव और ऊर्जा का संचार बढ़ा देता है। और हमें यह समझना होगा कि नौसेना क्यों बेहद जरूरी है, क्यों बाकी सैन्य बलों से इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारे आर्थिक हितों को नौसेना न सिर्फ सुरक्षित रखता है बल्कि आश्वस्त करता है कि भारत की आर्थिक प्रगति निर्बाध रूप से आगे बढ़ती रहेगी। भारतीय समुद्री सीमाएं जो 7,500 किलोमीटर से लंबी हैं और इसके अलावा हिंद महासागर में दुनिया के अपतटीय तेल भंडार का 40%, रणनीतिक महत्व के खनिजों का 65%, प्राकृतिक गैस का 31% भंडार पूरी दुनिया का, और इससे भी आगे बढ़कर पश्चिम एशिया से हर साल करोड़ टन तेल इस क्षेत्र से गुजरते हैं और पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। हमारी नौसेना ने एक बार फिर से उस सुरक्षा के एहसास को आगे बढ़ाया है, समृद्ध किया है कि जब तक हमारी नौसेना मौजूद है हमारे आर्थिक हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारी ओर आंख नहीं उठा सकता। और अब ये दृश्य आप देखें जब प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अपने बिल्कुल अंतिम चरण पर, राष्ट्रपति महोदय का ये प्रेसिडेंट यॉट अब यहां पे डॉक होगा यहां पे, और फिर से एक बार हम देखेंगे राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में जो तमाम गतिविधियां हैं वो उसके गवाह हम बनेंगे। The precise navigational skill of the captain of the warship and the navigating officer is at display. The ship will be berthed alongside in few minutes from now. As you see, the national color flying in the foreyard of the ship and also on the mainmast, indicating the President, the Supreme Commander of the Armed Forces, is at sea. The Chief of Naval Staff, the Raksha Mantri, the Commander-in-Chief of Eastern Command, and various dignitaries on board the warship of the President's yacht, now coming alongside after reviewing the fleet. The 150-man guard and ceremonials of President's coming alongside is going to be observed soon. The ship has been modified for this day, and deck, the awnings, which is a retractable one, is being specially made for the day. The fleet review was also followed by the release of a special first day cover and a commemorative stamp by the Honorable President in the presence of Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and Minister of State for Communication Shri Dewusin Ajay Chauhan. Today, we saw a mighty display showcasing the latest acquisitions of the Indian Navy.
gun salute is being fired. Honorable President of India receiving 21 gun salute live on your screen. The presidential yacht will now secure alongside and the Honorable President will disembark a short while from now. राष्ट्रपति महोदय को 21 तोपों की सलामी। राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में राष्ट्रपति महोदय जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं और आज एक अविस्मरणीय ऐतिहासिक पल नौसेना के इतिहास में जुड़ गया, भारतीय सैन्य बलों के इतिहास में जुड़ गया, भारत के इतिहास में जुड़ गया, जो ये बताता है कि हम सुरक्षित हैं। आकाश की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों तक हम आश्वस्त हैं। 12वां फ्लीट रिव्यू। तमाम गणमान्य लोग आज इस मौके के गवाह बने और टेलीविजन के जरिए, हमारे सीधे प्रसारण के जरिए पूरी दुनिया में लोग इसके गवाह बने। यहां मौजूद गणमान्य व्यक्तियों की बात करें तो आज हमारे साथ राष्ट्रपति महोदय के अलावा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल माननीय विश्वभूषण हरिचंदन जी मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और तो इसके साथ साथ तमाम गणमान्य लोग, उन्होंने आज हमारी नौसेना की इस क्षमता का सीधा दीदार किया। We also saw ships at Anchorage ceremonially dressed, adding much charm to these spectacular visuals from Visakhapatnam. Shivendra. Overall, with various naval flags in full regalia during the day and during the morning session today. In fact, we must tell our viewers that they were illuminated from sunset to midnight on 19th and 20th of February. And this was something which was witnessed by the citizens of Visakhapatnam from the beachfront. Concluding moments of the 12th President's Fleet Review. National emblem, the President's presence on board the ship, depicting the might of the country at sea and the full naval capability at display. In few moments from now, the President will disembark from the ship and the fleet review will come to an end. Today's the maritime capabilities of the country was at display. The aircraft which participated were from various air stations of the country. INS Dega at Visakhapatnam, which is housing the Hawk aircrafts, the MiG-29 from Goa, the Sea King helicopters from Mumbai, the Kamov from Goa, and so on. The various ships also came from various harbors from Cochin and Mumbai, Karwar, etc. And they all were rehearsing day and night for this day to be successful and very, very worth watching. Maneuvers that we saw during the entire review by the President was really a splendid display of the strength of the maritime capabilities of the country. 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कुछ ही समय के उपरांत माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आईएनएस सुमित्रा से प्रस्थान करेंगे, उतरेंगे। आज का दिन परिचायक है भारतीय नौसेना के स्वर्णिम इतिहास का। इतिहास जो गौरव गाथा है भारतीय नौसैनिक के शौर्य की, स्वाभिमान की, त्याग और बलिदान की। क्योंकि त्याग न होता यदि जीवन में उल्लास न होता, मानव मानव ही रह जाता, मानव का इतिहास न होता। नौसेना ने उस इतिहास के महान शिल्पकारों को आज का ये महाआयोजन समर्पित किया है।
प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के रूप में। और निश्चित तौर पर जो कुल मिलाकर अब तक 11 फ्लीट रिव्यू इससे पहले आयोजित हुए थे, उनमें आज एक सुनहरा अध्याय जुड़ा है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे वार्तालाप करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से, और अब से कुछ ही क्षणों पहले हमने देखा कि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद डेक पर मौजूद, प्रेसिडेंट यॉट पर मौजूद विशिष्ट अतिथिगणों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, अपने अनुभव साझा कर रहे थे। आज के इस खास दिन को सभी ने अपनी यादों में पिरोया है और भारतीय नौसेना की जो सामरिक शक्ति है, जो उन्नत तकनीक का समावेश है, जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, उसका अवलोकन किया है। और आज का प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू निश्चित तौर पर एक और इशारा करता है कि भारत का वर्तमान उज्जवल है और भविष्य उससे भी ज्यादा उज्जवल इन भारतीय नौसेना के जोशीले जांबाजों और जंगी जहाजों के देखरेख में। अभी पिछले रक्षा बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, अगर उसकी बात करें शिवेंद्र और सकल, तो हम देखते हैं कि भारत किस तरह से लगातार इस बात की कोशिश में लगा है कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारतीय जो तमाम निर्माण की इकाइयां हैं, कंपनियां हैं, वो लगातार समृद्ध हो सकें और हम स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में बदले जिसमें भारत आर्थिक प्रगति के रास्ते पर भी, तकनीकी प्रगति के रास्ते पर भी तेजी से आगे बढ़ सके। और उसी का उदाहरण है, और मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि वो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और आज ये राष्ट्र पुरुष ज्यादा समृद्ध, ज्यादा सशक्त होकर उभरा ऐसा लगता है। और उसकी एक बानगी हमने देखी आज फ्लीट रिव्यू में, जब हमने उन जहाजों, उन युद्धपोतों के दर्शन किए, उनकी क्षमताओं को देखा जो बताती हैं कि हम अपने दम पर आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए शायद यह कहना होगा कि आओ भारत को आत्मनिर्भर लिखें, शब्द लिखें, आवाज लिखें, आओ एक नया आगाज लिखें, अजर लिखें, अमर लिखें, आओ भारत को आत्मनिर्भर लिखें, खास लिखें और आम लिखें, स्वर्णिम भारत का पैगाम लिखें। Live visuals from INS Sumitra. Concluding moments of the 12th edition of the President's Fleet Review. Honorable President, Honorable Raksha Mantri, and various other dignitaries are going to be disembarking from INS Sumitra. And the Fleet Review, needless to say, OP and Shivendra, how beautifully it has symbolized our Navy's loyalty, allegiance to the nation, and strengthening bonds between the sailors and the state. And to conclude, I'm reminded of these few lines from Kelly Roper, and this is our dedication to our men in uniform. A call to duty is sent out, and the strong and the brave reply. They do it for love of country, so there's never a need to ask why. They leave behind all that they love, their families, their homes, and their lives. Because to preserve these precious things is the goal for which each soldier strives. So God bless our troops, the courageous women and men who fight to make sure the bells of freedom peal again. Nostalgic moment for me as a veteran naval officer. Same jetty, same place. Many years ago, I was inducted into the Navy as a naval pilot and started my career of naval aviation at INS Dega, which was Naval Air Station those days. And now, the Eastern Naval Command, starting from a very noble beginning of INS Sarkar to the headquarters of Eastern Naval Command, has come a long way. Ships, aircrafts, and submarines, all together, 3 dimensions were at display today, and we have seen the naval capabilities backed up by the strength of our shipbuilding capabilities.
The naval operations are far at sea. The coastal defense, the surveillance at sea by the maritime patrol aircrafts, all are constantly keeping our islands and our exclusive economic zone, which extends 200 nautical miles from the coastline, a vast area of interest for the country, which needs to be constantly guarded and kept under surveillance. These are being done by the naval ships, coast guard ships, and also the merchant ships, which remain our inputs for gathering and acquiring maritime domain awareness. 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अपने साथ बहुत सी यादें छोड़ करके जा रहा है और तमाम जो नौसैनिक इस फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बने हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिसमें सेलर्स शामिल हैं और जिसमें बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस आयोजन को कामयाब बनाने में, सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन सभी के लिए ये एक यादगार मौका है, अविस्मरणीय अवसर है, कभी ना भुलाने वाला मौका है। और सफलतापूर्वक परिणति पर पहुंचता हुआ 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू विशाखापट्टनम को तीसरी बार यह सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू की मेजबानी करने का। और वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य श्री पुरुषोत्तम रूपाला आज इस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथिगण, विदेशी राजनयिक सभी आज के इस महाआयोजन का हिस्सा बने हैं और सभी ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। भारतीय नौसेना की जो गौरवशाली परंपरा है वह आज बड़े शानदार अंदाज में विशाखापट्टनम में निभाई गई है और समुद्र की लहरों को चीरते हुए जब जहाज, जंगी जहाज आगे बढ़ते हैं तो देशवासियों में उत्साह का संचार करते हैं कि हमारी सीमाएं, समुद्री सीमाएं सुरक्षित हैं, महफूज हैं और इसीलिए हम चैन के साथ रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। विदेशी राजनयिक और वरिष्ठ अधिकारीगण आज के इस 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बने हैं, वो डेक पर मौजूद हैं और राष्ट्रपति महोदय का जो काफिला है, जो कैवलकेड है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद तैयार है। माननीय राष्ट्रपति महोदय कुछ ही समय के बाद प्रस्थान करेंगे INS सुमित्रा से। Just to recall, Honorable President of India, the Supreme Commander of Armed Forces, reviewed the naval fleet comprising over 60 ships and submarines and almost 55 aircrafts. The live visuals of which were brought to you by Doordarshan cameras spread across Bay of Bengal on various ships, 5 ships and numerous vantage positions. This is the live broadcast and the concluding moments of the 12th Fleet Review, and has a special significance to reiterate that it is being conducted on the occasion of the 75th anniversary of India's independence, being celebrated across the country as Azadi Ka Amrit Mahotsav across the nation. Viewers, in a moment from now, as we stay with these live visuals, Honorable President will be disembarking along with the other dignitaries. The INS Sumitra on your screens with the First Lady, accompanied by Honorable President's daughter, and various other dignitaries following suite will be actually disembarking the INS Sumitra. Finally, in a moment, bringing curtains down to the 12th edition of President's Fleet Review. The President, when he embarked on the presidential yacht, it sailed through 44 ships supremely lined up at anchorage of Visakhapatnam. All that was brought to you live by Doordarshan on your screens as the First Lady disembarks INS Sumitra. Honorable President, the ship is considered a lady and she is given the regard of a lady. Ship's husbandry is the maintenance of the ship, that is called. And when the President disembarks, you see the piping of the side.
by the sailors, and the commanding officer, the Chief of Naval Staff, the Commander-in-Chief Eastern Naval Command are saluting the President when he is walking through the gangway of the ship. और अब राष्ट्रपति रवाना होते हुए प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का अब एक अंतिम चरण में अब हम हैं। राष्ट्रपति महोदय वापसी कर रहे हैं और इस समय हमें याद रखना होगा कि ये हमारे सैन्य बलों के आधुनिकीकरण, सशक्तिकरण और उसके साथ साथ हमारे देश के सशक्तिकरण की अनवरत प्रक्रिया लगातार चल रही है। और इसी कड़ी में अब से कुछ दिनों बाद अगले 25 तारीख को मिलन अभ्यास, जिसमें करीब 50 देशों की नौसेनाएं यहीं नौसेना के पूर्वी कमान मुख्यालय और बंगाल की खाड़ी में जमा होंगे। और वो एक उस प्रक्रिया के तहत भी संदेश यही होगा कि हमारी सशक्तिकरण की ये प्रक्रिया, हमारे सैन्य बलों के सशक्तिकरण की ये प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है, जिसमें सौहार्द और सामंजस्य और सहयोग की एक कभी न रुकने वाली परंपरा भी शामिल है। आज संदेश विशाखापट्टनम के इस तटीय शहर से यही पूरी दुनिया को गया है कि कोई भी चुनौती हो, हम तैयार हैं। कोई भी परिस्थिति हो, हम मुस्तैद हैं। हमारे सैन्य बल, हमारी नौसेनाएं मौजूद हैं और नौसेना अपने तीनों आयामों के जरिए लगातार सशक्तिकरण की प्रक्रिया को, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। चाहे समुद्र का तल हो या समुद्र के नीचे की चुनौतियां हो या फैला हुआ आकाश हो, नौसेना तत्पर और तैयार है। यह आजादी का अमृतकाल है दर्शकों, और हम लगातार कुछ नया और बड़ा लिख रहे हैं। और यह कहना है कि नए भारत नया इतिहास लिख रहा है। जन गण मन संग वंदे मातरम गान लिख रहा है। मर्यादा का राम, कृष्ण का गीत, कृष्ण का गीता ज्ञान, कुरुक्षेत्र संग्राम लिख रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में संकल्प से सिद्धि का अमृतकाल लिख रहा है। जन गण मन संग वंदे मातरम का गान लिख रहा है। 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के विधिवत समापन के पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद देश की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर प्रस्थान कर रहे हैं आयोजन स्थल से। 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू की भव्यता आशा और उम्मीद की नई लहरें जगा रही है। और माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रस्थान के उपरांत गुजरात आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन INS सुमित्रा से प्रस्थान कर रहे हैं। उनके साथ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और अन्य विशिष्ट अतिथिगण। आज का 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू तीसरी मर्तबा जिसका आयोजन हुआ विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर, जो कि एक बहुत ही खास आयोजन का आज गवाह बना है और जिसने भविष्य के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। भारतीय नौसेना भारत की 7,516 किलोमीटर की जो समुद्री तटरेखा है उसकी रक्षा में पूरी तरीके से मुस्तैद है, चाक चौबंद है, तैयार है और सुसज्जित है। आज का ये प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू हमें इस बात का विश्वास दिला रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अभिवादन करते हुए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन का जो प्रस्थान कर रहे हैं INS सुमित्रा से वापस आने के पश्चात पारंपरिक अंदाज में आज के इस महोत्सव का कहा जाए आयोजन हुआ और बहुत ही आकर्षक अंदाज में देश की नौसेना की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन हुआ, उन्नत तकनीक का प्रदर्शन हुआ और जो भविष्य की ओर उन्मुख है भारतीय नौसेना उसका भी प्रदर्शन हुआ। और देशवासियों में विश्वास का संचार करता हुआ यह आयोजन कि आगे आने वाले दिनों में पहले की तरह, पिछले 75 वर्षों की तरह आगे आने वाले समय में भी देशवासी मुस्तैद, महफूज और सुरक्षित महसूस कर सकते हैं भारतीय नौसेना की रहनुमाई में, भारतीय नौसेना की देखरेख में। एक बहुत ही खास आयोजन और जिसका शानदार अंदाज में समापन। Undoubtedly, in the last more than 3 hours almost,
The writing is on the wall. No doubt for the fact that the 21st century, the century of the seas for India, and that these seas will remain a key enabler in her global resurgence. And for this, we salute Indian Navy and Indian Navy that remains a combat-ready, credible, cohesive, and future-proof force. Doordarshan's coverage of the presidential fleet, live and exclusive for our viewers across the country, and some of the viewers who have also tuned to our external arm DD India from different parts of the world. Honorable Governor, ready to disembark. और अब तमाम गणमान्य लोगों के वापसी का ये सिलसिला, और हम गवाह बने बेहद महत्वपूर्ण क्षण के, और तमाम गणमान्य लोग अब एक के बाद एक वापसी करते हुए प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्यू 2022 का औपचारिक रूप से समापन, एक लंबे तैयारी के बाद एक जबरदस्त प्रदर्शन, एक जबरदस्त शो, एक जबरदस्त क्षमताओं का प्रदर्शन हमने देखा, जिसमें हमारे सैन्य बलों के साथ साथ हमने देखा किस तरह से अलग अलग मंत्रालय वो भी उन्होंने अपनी भागीदारी की। अलग अलग अंग एक तरह से नौसैनिक शक्ति का नहीं बल्कि भारत की मैरीटाइम सामुद्रिक शक्ति का प्रदर्शन। और अब टेलीविजन स्क्रीन पर आप केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला अब वापसी करते हुए, और ये कभी ना भूलने वाला दृश्य न सिर्फ वहां मौजूद अतिथियों के लिए बल्कि पूरे देश, तमाम देशवासियों के लिए भी रहा, क्योंकि ये मौके बेहद बेहद अनोखे और कम होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, हम जानते हैं कि पिछले 75 सालों में यह सिर्फ और सिर्फ 12वां मौका रहा जब प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अपनी पूरी क्षमता के साथ नौसेना हमारे सामने थी। 1953 वो साल रहा जब पहली बार भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उन्होंने फ्लीट रिव्यू लिया था, नौसेना बेड़े की समीक्षा। और आज मौके पे हम जानते हैं कई हमारे विदेशी जो कूटनीतिक मेहमान हैं वो भी आज इस महत्वपूर्ण पल का गवाह बने, और उनके लिए भी निश्चित तौर पर ये कभी ना भूलने वाला क्षण रहा होगा। The 12th Presidential Fleet Review transmission, viewers, included the vast array of multi-camera setup on land as well as water, with at least 30 cameras of Doordarshan, including drones with special lenses that were being used to streamline the broadcast, and especially from land and sea, to ensure the seamless connectivity. And for us, for Doordarshan, it has been such a pleasure and honor to do this service for the nation. In fact, it's worth mentioning as we stay with these visuals, the showcasing of the elements, viewers, that you saw of the Fleet Review was in association with Indian Navy, which included the anchorage, the steam past in mobile column, spectacular fly past, parade of sails, different formations, challenging maneuvering of large columns of vessels. Everything that you saw was captured by Doordarshan cameras deployed on 5 ships, 5 assets, naval assets, and also on vantage points across hilltops, which would include parts of land and sea. Recalling the memories of the PFR, it gives me a pleasure to realize that 1984, when I joined Indian Navy as a midshipman, I happened to take part in the PFR in 84. And then the first International Fleet Review at Mumbai, where many foreign warships took part for the first time as an integrated display of naval capabilities of various countries, hosted by the Indian Navy. And now, as a veteran, it gives me another added pleasure to be part of the Doordarshan commentary team to give the live commentary of the 12th President's Review and being part of this great event. INS सुमित्रा
यही वो प्रेसिडेंट यॉट जो आज एक तरह से मुख्य शिप की भूमिका में रहा, जिसने प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू की अगुवाई की। राष्ट्रपति महोदय ने इसी पर सवार होकर आज नौसेना की समीक्षा की, बेड़े की समीक्षा की। और ये विहंगम दृश्य विशाखापट्टनम का, एक खूबसूरत शहर अपने अंदर समेटे, सांस्कृतिक आर्थिक तमाम खूबियों को समेटे। इसे पूर्वी किनारों का बेड़ा भी कहा जाता है। भारतीय नौसेना का गौरवमय इतिहास आज अपने 75 वर्षों के पड़ाव पर आ पहुंचा है। 7000 किलोमीटर से लंबी समुद्री सीमाओं की रक्षक भारतीय नौसेना आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नौसेनाओं में से एक है, जिसमें आज एक नया आयाम आत्मनिर्भरता का भी जुड़ गया है। आजादी के बाद जब देश अपने पहले कदम ले रहा था, तभी शुरुआत में ही युद्ध का सामना करना पड़ा। युद्ध भले ही उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर हुआ हो, लेकिन नौसेना में देश की समुद्री सीमाओं की तरफ किसी को आंख उठाने का मौका नहीं दिया। फिर वो दौर भी आया जब नौसेना ने अपनी क्षमताओं को अपने दम पर आगे बढ़ाना शुरू किया। उन्नीस सौ 71 को जब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी, उस युद्ध के घटनाक्रम में 4 दिसंबर की तारीख को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला कर उसे तबाह कर दिया था, जिसने भारत को एक निर्णायक बढ़त दी। ये भारतीय नौसेना की ताकतवर और चुस्त रणनीति का नतीजा था कि पाकिस्तान भौचक्का रह गया और इसके बाद युद्ध में पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं मिला। भारतीय नौसेना आज 1971 के महायुद्ध के 50 वर्षों का जश्न स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है। भारतीय नौसेना की स्थापना की कहानी वैसे तो वर्ष 1612 के ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास से जुड़ा है, जो बाद में रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना गया, जिसने आजादी के बाद वर्ष 1950 में भारतीय नौसेना का स्वरूप लिया। भारत, जिसे जब जब अपने नौसैनिकों की जरूरत पड़ी है, उसने आगे बढ़कर देश की रक्षक की भूमिका निभाई है। याद कीजिए वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध को, जब हमारी नेवी के पूर्वी और पश्चिमी बेड़े ने पाकिस्तान को जाने वाली हर सप्लाई लाइन को काट दिया था। पाकिस्तान के मंसूबे धरे के धरे रह गए। नौसेना की सबमरीन यानी पनडुब्बियों के इतिहास भी जोखिम और उपलब्धियों की दास्तान से भरे पड़े हैं, जो 60 के दशक में आईएनएस कलवरी से शुरू होकर सिंधु क्लास की सबमरीन से लेकर नाभिकीय पनडुब्बियों तक पहुंची है, जो अब स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित पनडुब्बियों तक की उपलब्धि हासिल कर चुका है। आज भारतीय नौसेना न सिर्फ अपने पोतों, युद्ध पोतों, विमान वाहक पोत, पनडुब्बियों को अपने देश में ही निर्माण कर रहा है, बल्कि वो आज कई देशों की विस्तारवादी नीति को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आज भारतीय नौसेना एक वैश्विक कूटनीतिक और रणनीतिक साझेदारी का मार्ग सफलतापूर्वक निर्माण कर रहा है और उसे दिन ब दिन ज्यादा प्रभावी बना रहा है। Indian Navy has grown to a fleet of ships, more than 150 vessels,
more than 300 aircrafts and formidable submarine strength to defend the maritime borders of the country. Aircraft carrier like INS Vikramaditya, INS Vikrant, which has been recently made at Cochin Shipyard Limited. You can see the view of the coastline of Visakhapatnam Harbour, the Dolphin Hill, the mountainous ranges, and the Visakhapatnam Port Trust, which is also the control center for the navigation in the channel. विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का ये हिस्सा अपनी खूबसूरत और दूर तक फैले समुद्री किनारों के लिए जाना जाता है। शायद इसलिए विशाखापट्टनम को बंगाल की खाड़ी का एक रत्न या कहें खूबसूरत गहना भी कहा जाता है। भारत के पूर्वी समुद्री कोने पर बसा ये शहर कई मायनों में खास है। इतिहास के अवशेष हमें ये बताते हैं कि विशाखापट्टनम शहर 11वीं से 12वीं सदी में अस्तित्व में आया। आज ये न सिर्फ औद्योगिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है, बल्कि भारतीय सैन्य बलों और उसकी तैयारियों के लिहाज से भी बेहद खास है, क्योंकि विशाखापट्टनम में ही स्थित है नौसेना का पूर्वी कमान, जिसके नेतृत्व में, जिसके तहत आज हमने 12वें फ्लीट रिव्यू के हम गवाह बने हैं। विशाखापट्टनम शहर ईस्टर्न घाट की पहाड़ियों और बंगाल की खाड़ी के बीच में बसा हुआ है और अपने मनोरम समुद्र तटों, हरी भरी पहाड़ियों और सुरम्य स्थलों की वजह से अक्सर इसे पूर्वी तट का गोवा भी कहा जाता है और पूर्वी तट का नगीना कहकर भी इसे पुकारा जाता है। बड़ी संख्या में पर्यटक देश और विदेश से यहाँ का रुख करते हैं और जलवायु बहुत ही मनोरम है। दूर दूर तक फैले हुए साफ सुथरे समुद्र तट, हिचकोले लेते हुई समुद्र की लहरें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, बुलाती हैं अपनी ओर। और जो एक औद्योगिक प्रगति का है उसका भी एक नया आयाम और सोपान देखा है विशाखापट्टनम शहर ने, क्योंकि बहुत बड़े सार्वजनिक प्रतिष्ठान और औद्योगिक प्रतिष्ठान यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें हिंदुस्तान शिपयार्ड का नाम शामिल है, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, इसके अलावा जो HPCL की जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है, कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स उर्वरक के क्षेत्र में, भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये सभी यहाँ पर प्रतिष्ठान मौजूद हैं, जो कि एक विशिष्ट अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिहाज से भी विशाखापट्टनम की स्थिति को बहुत मजबूत, बहुत पुख्ता बनाते हैं भारतीय मानचित्र पर। That's Visakhapatnam on your screens, the city of destiny, the jewel of East Coast. Visakhapatnam for you on your screens, the 9th most populous metropolitan, the 9th largest contributor to the GDP in the country, and Visakhapatnam has the distinction of being awarded the 3rd cleanest city in India in Swachh Bharat rankings way back in 2019, and one of the 100 fastest growing cities in the world, Visakhapatnam. In fact, it's the 5th busiest cargo port of India. Visakhapatnam, many would love to call it Vizag, lies on the small embayment of the Bay of Bengal, around 610 kilometers northeast of Chennai in Tamil Nadu state. And Visakhapatnam, viewers, is a major commercial and administrative center with road, rail and air connections. And as we speak, the proud host once again of the 16th President's Fleet, 12th President's Fleet Review, which concluded a while back. The city of Visakhapatnam is also an important shipbuilding center. The first steamer to be built in India, in fact, was launched very much here in Visakhapatnam's harbour way back in 1948. Manganese, oilseeds, iron ore, they all are exported at Visakhapatnam, and the city has an oil refinery to boast of, a steel plant to boast of, and also an industrial complexes for the production of petrochemicals, fertilizers, sugar and jute, which also includes a medical college and a very, very famous medical museum in the city, a submarine museum at the most famous Ramakrishna beach,
In fact, the area surrounding the suburbs of Visakhapatnam are dominated on the west side by the well-forested Eastern Ghats, for those of you who love the greens, and the farther east drained by numerous rivers, among them the most notable being Godavari and Indravati. Fastest growing tourist attraction as well, Visakhapatnam. We just played a proud host to the President's Fleet Review, the 12th edition, which has just concluded a while back. हमें नहीं भूलना चाहिए इस मौके पर कि आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम देश के उभरते रक्षा उद्योग को व्यापक समर्थन दे रहे हैं, जिसमें देश का रक्षा उत्पादन क्षेत्र बड़ी तेजी से बदल रहा है और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर रहा है। नौसेना ने पिछले साल स्वदेशीकरण में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं या कहें पार किए हैं। पिछले अगस्त 2021 को ही देश का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत ने अपनी पहली समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। वहीं मझगांव डॉक लिमिटेड ने 28 अक्टूबर 2021 को 15वीं परियोजना का पहला पोत आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय सेना को सौंपा गया। 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के दौरान माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र को, देश को संबोधित किया और उसमें भारतीय नौसेना और देश के समक्ष प्राथमिकताओं को संकेत दिया अपने इस उद्बोधन में। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के मौके पर क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस श्री राजनाथ सिंह जी, यूनियन मिनिस्टर्स श्री पुरुषोत्तम रूपाला, श्री अजय भट्ट एंड श्री देवू सिंह चौहान जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने जी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी, श्री टी. सीताराम, स्पीकर आंध्र प्रदेश असेंबली, मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश श्रीमती एम. सुचरिता, श्री बी. सत्यनारायण, श्री के. कन्नू बाबू एंड श्री श्रीनिवास राव, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स Admiral D.K. Joshi, officers and sailors of the Indian Navy, distinguished guests, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be here with you today. I am pleased to review the readiness of the Indian naval ships, submarines, aircraft and other elements of our maritime power today. The excellent parade of ships, aircraft and submarines showcases the professional competence and determination of the maritime services of the nation. The parade also showcases the preparedness of the Indian Navy for any contingency. This beautiful city of Visakhapatnam, also popularly known as Vizag, has been an important port for centuries. Historically, it has been known as a crucial hub of transnational trade and commerce. From the 6th century before Common Era to the 21st century, Vizag continues to be an important center for industry and economy. Its strategic importance is underlined by the fact that the headquarters of the Eastern Naval Command of the Indian Navy is located here. Ladies and gentlemen, Vizag made a glorious contribution during the 1971 war. The Golden Jubilee celebrations of India's victory in that war under Swarnim Vijay Varsh concluded recently. I recall the heroic action of the Eastern Naval Command in the naval blockade of the then East Pakistan and the sinking of Pakistan's submarine Ghazi.
That was a decisive blow to Pakistan. The 1971 bar remains one of the most emphatic victories in our history. Officers and sailors, India believes in security and growth for all in the region, to focus on cooperative measures for sustainable use of oceans. A large part of global trade flows through the Indian Ocean region. A significant portion of our trade and energy needs are met through the oceans. Safety of the seas and of the maritime commons therefore remains a critical requirement. The Indian Navy's constant vigil, prompt response to incidents and untiring efforts have been highly successful in this regard. During the COVID-19 pandemic, the Indian Navy has been providing aid to friendly nations by supplying medicines and evacuating stranded Indian citizens and foreign nationals in different parts of the world under Mission Sagar and Samudra Setu. The prompt and effective deployment of the Indian Navy in the times of crisis has underscored India's vision of being the preferred security partner and first responder in the Indian Ocean region. Officers and sailors, I am happy to note that the Indian Navy is becoming increasingly self-reliant and has been at forefront of the Make in India initiative. I am told that about 70% of the contents of several warships and submarines under construction in various public and private shipyards across the country are indigenous. It is a matter of great pride that India has built nuclear submarines, and soon we will have our indigenously built aircraft carrier Vikrant joining the service. I was happy to inspect Vikrant during my visit to Kochi in December last year. The deployment of indigenous naval shipbuilding capabilities is an impressive contribution to the making of an Atmanirbhar Bharat. The Indian Navy regularly engages with a large number of other navies of the world through bilateral and multilateral exercises. The aim is to enhance interoperability, gain from best practices, develop common understanding and build mutual confidence to address maritime issues. In this regard, I convey my best wishes for the forthcoming multinational naval exercise Milan 2022. I congratulate the Indian Navy for the splendid conduct of this historic event, overcoming all challenges and restrictions imposed by the pandemic. I also compliment the government of Andhra Pradesh as well as the administration and citizens of Visakhapatnam for extending all support to the Navy for conducting this fleet review. As the Supreme Commander of the Armed Forces, this is a moment of immense satisfaction for me. The nation is proud of our brave Navy personnel. My best wishes to the Indian Navy for safeguarding our national interests. Thank you. Jai Hind. नौसेना पर विश्वास को और मजबूत करता हुआ, भविष्य की तमाम चुनौतियों के लिए तैयारी को सशक्त करता हुआ, आगे बढ़ाता हुआ। और इसी के साथ प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आज औपचारिक समापन हो गया। इतिहास में आज का दिन दर्ज हो गया और गौरवमय भविष्य की ओर हम तेजी से प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे इस प्रसारण में दूरदर्शन के तमाम कर्मियों की तरफ से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।